को समझना है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, देन इसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम समझेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम एक अभी एक्सरसाइज आएगी आगे, एक कंसेप्ट आएगा, वो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा अगर ये समझ जाते हो भी आप। ठीक है, तो है क्या वो मैं समझाता हूँ। देखो पहले स्टेटमेंट समझते हैं, देन मैं बताऊँगा ऐसा है क्यों। सबसे पहले मैं क्या देखा है, लेट फंक्शन है एक ए से बी तक, और क्या रियल वैल्यू देता है, वो इमेजिनरी नहीं देता है। ठीक है, हाँ अब तीन कंडीशन हो चाहिए। फंक्शन ये तो छोड़ो, आप क्या है, फंक्शन है सिंपली। अब वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, तीन कंडीशन है, वो मैं बताता हूँ क्या क्या तीन कंडीशन। अगर ये तीन कंडीशन होंगी तो ये चीज़ होगी होगी जो नीचे लिखा हुआ है। क्या है ये मैं भी बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एफ शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए टू बी, ए से बी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर मैंने बोला था फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर बिटवीन ए एंड बी बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, यहाँ इंक्लूडेड है ए और बी, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर ए और बी पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो चलेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए और बी पर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों वैल्यू पर। तो ए और बी दो वैल्यू ले रहे हैं, उन दोनों वैल्यू पर हमारे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो होता क्या है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी। एग्जिस्ट सम सी का क्या मतलब है, कुछ वैल्यू होंगी सी, सी मतलब कुछ वैल्यू। जैसे अगर ए और बी है, ए और बी मैं कह रहा हूँ फंक्शन है हमारा कोई, और वो हम उसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, 3 to 7 देख रहे हैं। ठीक है, 3 to 7 तक कुछ रियल वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास आंसर में। ठीक है, तो 3 और 7 से देख रहे हैं, तो अगर 3 और 7 के बीच में वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए फंक्शन, 3 और 7 के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ थ्री इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 7 के, मतलब फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों पॉइंट पर, इस पर भी और इस पर भी। अगर दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो होता क्या है, देयर एग्जिस्ट सम सी, सम सी मतलब कुछ वैल्यू होंगी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कुछ वैल्यू होंगी। मतलब 3, जैसे इसका एग्जांपल लें तो 3 और 7 के बीच में कुछ वैल्यू हो सकती हैं, सपोज 4.5 हो सकती है, 6 हो सकती है, और 6.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। सम सी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं सी। किस तरीके से होंगी ये सी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब कि इन पॉइंट पर जैसे 4.5 है या 6 है, मतलब इनके बीच में होना चाहिए 3 और 7 के बीच में, तो इन वैल्यूज़ पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, फिर अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो हमें जीरो मिलेगा यहाँ पर। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ पाया होगा कि क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम, लेकिन अभी समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो मैं ग्राफ से समझाता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो है क्या, अभी मैं ग्राफ लेता हूँ एक, अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो इस वाले पॉइंट पर, एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों पॉइंट पर। तो अगर कोई दो वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये बी है, या 1, और इसको 1 ले लो, या तो इसको आप 5 ले लो। तो अब अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है ए पर भी और बी पर भी, तो वाई एक्सिस पे उस वो इक्वल हाइट पर होगा। यही ये वाई क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू होती है, एक्स क्या होता है जो हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की। तो अगर इक्वल होगा तो आइदर वो नीचे से ऊपर वापस आएगा, या फिर ऊपर से नीचे आएगा, या फिर नीचे से ऊपर जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ मैं, या तो फंक्शन कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ ऐसे आएगा। देखो अभी तभी तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो पाएगा अगर यहाँ पर ये, जैसे अगर ये जो भी वैल्यू है हमको नहीं पता, 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए क्या है, 1 है, तो एफ बी भी 1 है, मतलब ये इक्वल हाइट पर होना चाहिए फंक्शन ए पर और बी पर, तभी तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब तो ये समझ आया आपको कि फंक्शन को वापस आना पड़ेगा, या तो नीचे से या ऊपर से। ये तो मैं ऊपर से लेके आया वापस, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, ये x है, ये y है, मान लो मैं f ऑफ -2 और f ऑफ
3 इक्वल ले रहा हूँ, ठीक है। तो -2 कहाँ पर है, ये -2 है, 1 2 3 ये 3 है। तो इन दोनों पे वैल्यू इक्वल है। इक्वल कितनी है वो भी बता देता हूँ। ये मान लो है 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल है, तो 2 कहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर होगा 2, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, 2 -2 पर भी 2 है, और 3 पर भी f(3) भी 2 है। तो फंक्शन इन दो यहाँ पर भी यहाँ पर ही होगा, और 3 पर भी यहाँ पर ही होगा। तो फंक्शन इन दोनों पॉइंट पर अगर यहाँ पर है, तो या तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से ऊपर से आया होगा, या नीचे से हो सकता आया हो, या ऐसे करके भी हो सकता है, काफ़ी बार घूम घाम के ऐसे करके आया हो। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे से लेता हूँ, या तो देखो मैं इस तरीके से एक ही बार मैं ले सकता हूँ पूरा, और मैं अगर चाहूँ तो कुछ इस तरीके से भी ले सकता हूँ। इसको ऐसे लेके गया, देन मैंने यहाँ पर घुमा दिया, देन यहाँ घुमाया, रेड से लेता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये यहाँ से एक और बार घुमा दिया, ये इस तरीके से यहाँ से घूम के इसको वापस 3 पर यहाँ पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो हमारी कंडीशन क्या है, एक तो यही कंडीशन लास्ट वाली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और बाकी फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ है। अब देखो मैं एक और बार ऊपर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या क्या था ये, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या था कि फंक्शन a से b है, ठीक है। फंक्शन शुड बी कॉन्टीन्यूस a टू b। तो आप इन दोनों में देखो, ये a से b तक कॉन्टीन्यूस है, a भी कुछ भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूस तो है, यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूस है ये पूरा a से b तक। और दूसरा क्या है, शुड बी डिफरेंशिएबल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि शार्प पेज तो है नहीं कहीं पर, ना तो इसमें शार्प पेज है कहीं पर, ना पर यहाँ। अब a और b पर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शार्प पेज हो सकता है a और b पर, लेकिन बीच में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बीच में शार्प पेज होगा, तब हो सकता है कि ये सेटिस्फाई कंडीशन ना करे, जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। एफ इक्वल टू एफ भी होना चाहिए, मतलब फंक्शन वापस लौट आ जाना चाहिए उसी पोजीशन पे, वाई की उसी पोजीशन पे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से यहाँ सेम हाइट पर है, यहाँ पर भी सेम हाइट पर है। तो 3 कंडीशन होंगी। तो क्या बोल रहा है वो, देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन a टू b सच दैट f डैश c शुड बी 0। मतलब इसका डेरिवेटिव 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस a और b के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे ज़रूर मिलेंगे हमें जिस पे वो 0 हो जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है, ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास में देखना पड़ेगा। क्या मतलब है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से जा रहा है लेट, तो मान लो अगर हमें इस पॉइंट पे, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप पता कर लूँ, कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ इस पॉइंट पर। तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा वही फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यही सीखा था ना हमने। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अब एफ डैश सी 0 होगा, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब कुछ पॉइंट सी हमें ऐसे ज़रूर मिलेंगे, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। अब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब स्लोप 0। स्लोप 0 कब होगा, अच्छा स्लोप होता क्या है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होगा, जब वो टेंजेंट या तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है ये, तो इसका स्लोप कितना होता है, 0। तो बस यही है, ये अगर आप समझ गए कि डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि स्लोप 0 होना चाहिए टेंजेंट का। तो यहाँ पर मतलब हमें इसमें, इस ग्राफ में कोई ना कोई एक टेंजेंट ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। वो कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसका स्लोप आएगा 0। इसका स्लोप 0 मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई पॉइंट हो सकता है, सपोज़ ये 1 2 5 था ना, तो हम 3.5 ले रहे हैं। 3.5 पर ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जा रहा है 0,
ठीक है, तो एक पॉइंट हमें इसमें एक पॉइंट मिला, सम सी लिखा है ना यहाँ पर कुछ सी, तो एक तो इसमें मिला है। यहाँ पर देखो काफ़ी मिल जाएंगे। यहाँ पर यहाँ से अगर चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप 0 होगा, यहाँ पर भी स्लोप 0 होगा, इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि टेंजेंट क्या पैरेलल हो जा रही है एक्स एक्सिस के। यहाँ पर भी स्लोप 0 होगा क्योंकि टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। जितनी बार ये घूमेगा 1 2 3 4 टाइम्स घुमाना ये, तो 4 टाइम्स हमें फंक्शन का स्लोप 0 मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये क्लियर हो गया होगा रोल्स थ्योरम है क्या एक्चुअली। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर, और वो भी कुछ कुछ इसी के जैसी है। ये अगर आपको समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मीन वैल्यू थ्योरम देखो आप, यहाँ पर जो पहले दो कंडीशन थी एग्जैक्टली सेम वही है। पहले 3 कंडीशन थी, अब 2 कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली कंडीशन नहीं है। अच्छा देखो, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए, अच्छा यहाँ पर जो भी ये 2 कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या है ये भी मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी आप देखो अगर एफ ए एफ बी इक्वल होते तो ये 0 होता तो एफ डैश सी 0 आ जाता। तो यहीं से एक स्टेप आगे है रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम ही है वही, और उसका एक स्पेशल केस हो गया रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये कैसे आया, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ग्राफ के थ्रू। होता क्या है कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब फंक्शन में कुछ इस तरीका, यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है ना, तो हम ऊपर नीचे ले सकते हैं ए और बी पर। सपोज़ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। यहाँ पर ए पर यहाँ है वैल्यू इस जगह पर, और बी पर कुछ यहाँ पर ले लेते हैं। बी पर वैल्यू ये है, बी पर वैल्यू इतनी है, ए पर वैल्यू ये है। ठीक है, इक्वल नहीं है जो कि, तो ये हमें दिखाना ये क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स के नेम कर दे रहा हूँ मैं। ये अगर पॉइंट बी है तो ये एक्स एक्सिस पे बी है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी एफ बी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर ए है तो ए आएगा, और वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा हमें एफ ए मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे, ये वाला पॉइंट हो गया, ये इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमको। ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है एफ बी माइनस एफ ए, वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा है ये एफ बी माइनस एफ ए, और नीचे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा है। ऐसा आपने पढ़ा होगा सर्किल स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में स्लोप इसी तरीके से तो निकालते थे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से माइनस कर देते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करके डिवाइड कर देते थे, तो हमें स्लोप मिलता था। तो बेसिकली यहाँ पर स्लोप किस चीज़ का मिलेगा हमें, यहाँ पर ये इसका स्लोप मिल जाएगा, सीकेंड बोलेंगे इसको हम। ये जो लाइन है इसका स्लोप मिलेगा हमको कौन सा, ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप। ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, एफ डैश सी के। यहाँ पर बीच में कोई एटलीस्ट एक वैल्यू हमें ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि ये जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी इसकी। अच्छा ये क्या है, ये है आपका स्लोप, ये डेरिवेटिव है एच सी, इसको हम बोल सकते हैं स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब सी ले रखा है तो पर्टिकुलर सी पॉइंट पर वो टेंजेंट होगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप और ये जो सीकेंट है इसका स्लोप इक्वल होगा कहीं ना कहीं इस रेंज में ए से बी में। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ इस वाले पॉइंट पर, तो आपको दिख रहा है कि दोनों का स्लोप सेम नहीं है, इन दोनों का स्लोप सेम नहीं है क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है ना। यहाँ पर भी अगर कोई ड्रॉ करूँगा तो इसका स्लोप सेम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट ज़रूर होगा जिस पर कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप और इस सीकेंट का स्लोप इक्वल होगा।
तो ये बात आपको समझ आ गई, ये मीन वैल्यू थ्योरम समझ आ गई कि क्या है। ठीक है, और अब बाकी जो बचा हुआ है, जो अगर समझ में नहीं आ पाया तो वो आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम, एक सेकेंड। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -4 से 2 तक हमें चेक करना है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है तो 3 कंडीशन जो पहले हैं रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहली कंडीशन क्या होती है रोल्स थ्योरम के लिए, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस बिटवीन a टू b, a टू b यहाँ पर -4 to 4। तो हम बोल सकते हैं पहली कंडीशन क्या है कि f इज़ कॉन्टिन्यूस बिटवीन, या फिर फ्रॉम, सीधे कॉन्टिन्यूस लिख दो आप, -4 to 2, -4 से 2 तक ये कॉन्टिन्यूस है। और देन सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन -4, बिटवीन -4 एंड 2। तो -4 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल भी होगा ये फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई शार्प एज नहीं आएगा। ठीक है, हमको पता है ये, हमको ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस दोनों होगा -4 से 2 तक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी थर्ड कंडीशन चेक करते हैं हम, क्या थर्ड कंडीशन में f-4 और f2 इक्वल हैं। तो f-4 क्या होगा, f-4 हो जाएगा, आप पुट करके देखो यहाँ पर, तो ये आएगा -4 का स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू -4 -8, कितना आएगा ये 16, ये माइनस का 8, और ये माइनस का 8 ऑलरेडी है ही है तो ये 0 आ गया। f2 चेक कर लो आप, f2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 -8, 4, 2 2 जा 4 -8, तो 8 -8 ये भी 0 आ गया। तो ये तो ठीक है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, f-4 इक्वल है f2 के। तो हमें यहाँ प्रूव क्या करना रह गया, अब हमें प्रूव करना रह गया कि कुछ वैल्यू ऐसी ज़रूर होंगी -4 से 2 के बीच में जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो हम चेक करते हैं ऐसी वैल्यू हैं क्या हमारे पास। तो हम पहले f' सॉल्व कर लेते हैं। f' क्या होगा, f(x) ये हमारे पास, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2x हो जाएगा ये, और 2x का केवल 2 रह जाएगा, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो इसको हम रख के देखते हैं 0, क्या ये 0 हो पाएगा, और अगर 0 हो पा रहा है तो जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या -4 और 2 के बीच में है, तो चेक करते हैं होगा क्या, 2x + 2 = 0 है, तो x = यहाँ से आ जाएगा आपका -1। तो हमारा फंक्शन 0 कहाँ पर है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहाँ पर है, x -1 पर। क्या -1 लाई कर रही है -4 और 2 के बीच में, हाँ -1 -4 और 2 के बीच में ही होती है। तो इसका मतलब ठीक है, हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। समझ आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है क्या इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो पा रही है, एप्लीकेबल है कि नहीं। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चेक करते हैं हम, पहला वाला क्या है, f(x) दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमें पता है कि इंटीजर पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता है। तो 5 से 9 तक ना तो ये 5 पर कॉन्टीन्यूस है, ना ही 6 पर, कहीं पर भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो यहाँ पहली कंडीशन, तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। इसमें क्या है दूसरा, f(x) ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू पे डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी भी नहीं होगी बेसिकली, और तीसरी भी नहीं होगी, क्योंकि f5 और f9 इक्वल नहीं होंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी f-2 और f2 इक्वल नहीं होंगे, ना तो सेकंड होगी ना थर्ड होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एप्लीकेबल, कोई भी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे ये दोनों। तीसरे की बात करते हैं, यहाँ पर पहली ये क्या कॉन्टीन्यूस है 1 से 2 तक, हाँ पहली वाली ठीक है कॉन्टीन्यूस है।
अब क्या डिफरेंशिएबल होगा 1 से 2 तक, 1 से 2 के बीच में? हाँ, डिफरेंशिएबल भी होगा, दूसरी भी सेटिस्फाई कर रही है। क्या F1 और F2 इक्वल हैं इसके लिए, थर्ड वाले के लिए? तो थर्ड वाले में F1 कितना होगा? F1 आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। F2 कितना आएगा? F2 आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। तो ये इक्वल नहीं है, F1 F2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पर। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है इनमें से किसी पर भी, क्योंकि तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पर। ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहना चाह रहा है कि f -5 से 5 तक है, रियल वैल्यू दे रहा है हमको इस डिफरेंशिएबल फंक्शन। f डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस तो होगा ही होगा, तो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिसेस एनीवेयर, ये कहीं पर भी वैनिस नहीं हो रहा, ठीक है। वैनिस नहीं हो रहा मतलब ज़ीरो नहीं हो रहा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कहीं पर भी ज़ीरो नहीं होगी। तो प्रूव करना है कि f -5 डज नॉट इक्वल टू f5। तो बेसिकली ये क्या है, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? यहाँ पर हमको बोल रहा है कि f डैश एक्स डज नॉट वैनिसेस, मतलब कि f डैश सी कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास कि वो ज़ीरो हो, कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है। अब ये ज़ीरो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई ऑलरेडी हैं, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टीन्यूस है, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तभी तो ये ज़ीरो नहीं हो पा रहा। समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा क्या कह रहा हूँ। बाकी मैं इसको फिर मीन वैल्यू थ्योरम से बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हैं दोनों वो एक ही चीज़ बेसिकली। तो अब यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टीन्यूस भी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल है तो क्या होगा वहाँ पर, एफ डैश सी, सी क्या है, लेट सी इज़ अ पॉइंट बिटवीन -5 से 5, देन एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 5 -5। यही हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी, ठीक है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम MVT। तो ये क्या, ये 10 हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा F5 और माइनस F -5। तो वी नो F5 नॉट इक्वल्स टू F -5। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ना तो ये ज़ीरो होगा, अब ये ज़ीरो नहीं होगा तो एफ डैश सी भी ज़ीरो नहीं होगा। हैंस एफ डैश सी कैंट बी ज़ीरो। तो एफ डैश सी कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अब वही वो पूछ रहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिसेस एनीवेयर। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एफ डैश सी, मतलब सी कहाँ से कहाँ तक था, -5 से 5, कहीं पर भी ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये पता था कि वैनिस नहीं हो रहा है, और प्रूव करना था कि ये इक्वल नहीं है, बट हमने यहाँ पर ये लेट कर लिया कि ये इक्वल नहीं है तो ये वैनिस नहीं होगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो एक और बार आप खुद से सोचो और आपको क्लियर हो जाएगा जब आप खुद से सोचोगे तो थोड़ी देर। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है MVT, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। एफ एक्स क्या दे रखा है, x² - 4x - 3 इन A to B। ए और बी क्या है, 1 और 4 हैं। तो हम चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन है हमारी MVT के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली और दूसरी एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। तो क्या डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, बेसिकली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एफ एक्स इज़ continuous on 1 to 4 and differentiable on between
1 एंड 4, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और ये पहली ये दूसरी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल है एक ये। तो अब हमें बताना है कि MVT के अकॉर्डिंग क्या होता है। देन हमें प्रूव क्या करना है कि एफ डैश सी, वेयर सी क्या है वो आगे लिख दूंगा। एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1, वेयर C बिलोंग्स टू A कॉमा B। ए और बी के बीच में कुछ वैल्यू सी ऐसी ज़रूर मिलेंगी जिसमें कि ये होगा। अब ये क्या है, F4 माइनस F1, F4 F1 पता करना है मुझे। राइट लिख दूँ, F4 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 16 और ये 12 माइनस ये 1 आएगा, F4 1 आएगा और F1 कितना होगा, हाँ ये आएगा -7, देन ये 1 तो -6। तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आया था 1 और ये आया हमारे पास -6, तो प्लस हो जाएगा +6 अपॉन में ये आएगा कितना 3, तो 7/3। तो एफ डैश सी कुछ वैल्यू हमें सी ऐसी ज़रूर मिलेंगी कि जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 7/3 होगा। ठीक है, वो सी कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, तब तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। तो चेक करते हैं क्या ऐसा है। पहले हमें एफ डैश एक्स पता करना पड़ेगा। उसके लिए एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x और ये -4। कितना होना चाहिए एफ डैश एक्स, 7/3, तो 7/3। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर होगा। 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाने के बाद 12 और 7 हो जाएगा 19/3, 2 नीचे पहुँचेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 19/6। तो हमें x की वैल्यू जब 19/6 है तब हमें क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स 7/3 मिल रहा है। तो हमें चेक करना है क्या ये 19/6 1 और 4 के बीच में ही है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3.3 होल 1/6 लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या 3 और 4 के बीच में है, हाँ ये 4 से कम है 1 के बीच में है। तो ये वैल्यू जो आई हमें, ये वैल्यू सी मिली एक्चुअली। ये सी क्या है, 1 और 4 के बीच में ही है। इस सी पर क्या हो रहा है, इस सी पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है 7/3। और वही हमारी कंडीशन थी कि इस पॉइंट पर एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए सी जिस पर कि फंक्शन का डेरिवेटिव 7/3 हो जाए। 7/3 कहाँ होगा फंक्शन का डेरिवेटिव, 3 होल 1/6 पर हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ है, 1 और 4 के बीच में ही लाई कर रही है। तो यहाँ से हमारी MVT वेरीफाई हो जाती है। तो आपको ये समझ आया होगा। इनकेस अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अभी 5th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है इसी के जैसा, वो आप अपने से कर लोगे। और 6th क्वेश्चन में क्या करना है वो 2nd क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो 2nd क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे अभी हमारे पास 2nd में, तो यहाँ पर हमने एप्लीकेबिलिटी चेक करी थी इनकी कि क्या ये एप्लीकेबल हैं रोल्स थ्योरम के लिए। लेकिन अभी 6th क्वेश्चन में क्या है, वो पूछ रहा है कि क्या ये MVT के लिए एप्लीकेबल हैं। MVT के लिए कब एप्लीकेबल होंगे, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। कौन सी 2 कंडीशन, कि क्या ये कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं इन दोनों वैल्यू के बीच में। तो पहला वाला तो नहीं है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर MVT भी नहीं लग पाएगी इन दोनों में भी। ठीक है। और 3rd की अगर बात करें, 3rd में चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर MVT लग पाएगी। तो या क्या ये कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है 1 से 2 के बीच में, हाँ ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका मतलब ये हमें केवल एप्लीकेबिलिटी पूछी थी, हाँ ये एप्लीकेबल है। अगर हम इनके चेक भी करना चाहें कि क्या वेरीफाई करना चाहें तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। होना क्या चाहिए, एफ डैश एक्स कितना आएगा यहाँ पर, इसके लिए 3rd वाले के लिए ये आएगा 2x। ठीक है, 2x आ गया। तो ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू किसके इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पर उसके MVT के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ डैश सी या फिर x भी बोल सकते हो आप, क्या होना चाहिए f ऑफ 2 f ऑफ 1 अपॉन 2 - 1, ये होना चाहिए। तो f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 2 4 4 - 1 3 और f1 कितना आएगा 0, 2 - 1 1, तो ये 3 होना चाहिए। एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कोई पॉइंट हमें ऐसा मिलना चाहिए डेरिवेटिव में
कि वो 3 हो जाए। तो क्या हम चेक करेंगे, एफ डैश एक्स हमारे पास आया 2x, तो ये 3 होने के लिए x की, अगर इसको हमें 3 करना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 3/2। x की वैल्यू अगर 3/2 है तो क्या ये 3/2 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है? हाँ, 1 और 2 के बीच में ही तो लाई कर रही है, 1.5 है ये 3/2। तो यहाँ से हमारी ये वेरीफाई भी हो गया MBT उसमें। तो अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी एक्सरसाइज हो चुकी है। देन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मिसलिनियस थ्योरम इसकी। तो अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे आगे काफ़ी यूज़ होना है ये जितना भी हमने इसमें समझाया अभी। ठीक है।